हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो में। एक्चुअली मेरा फ़ोन टूट गया था और सारी एडिटिंग वगैरह मैं फ़ोन से करती हूँ ना, तो इस वजह से। और मैंने अपनी पहले वीडियो में आपको बता ही दिया था जिसके अभी एग्ज़ाम है रिसेंटली, तो उनको तो वही नोट्स और वही चैनल्स जो मैंने आपको बताए थे अपनी पहली वीडियो में, उनको रेफ़र करना और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए थे उनको देख लेना, इनफ है। बट जिसका आने इन फ्यूचर एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। मैं 2 वीडियो बनाने वाली हूँ। एक वीडियो के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको मैंने इसमें बताया है, और नेक्स्ट में जो बाकी चैप्टर्स बच जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, देखो मैंने इसमें सब कुछ हाईलाइट कर दिया। ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। ठीक है, जिसके पास टाइम है वो वीडियो को देख लेना, जिसके पास नहीं है कि भी मेरा कल परसों में ये एग्जाम है, वो डायरेक्ट पीडीएफ उठाओ और रीड कर लो। मैंने उसमें अच्छे से हाईलाइट कर दिया कि कौन सी केस स्टडी है, कौन से क्वेश्चन है, क्योंकि ना क्या हुआ था, मैंने हार्ड नोट्स में हाईलाइट कर रखा था तो मुझे थोड़ा डिले हो गया, क्योंकि हार्ड नोट्स देख के अपने पीडीएफ में हाईलाइट करना एंड एक्जैक्टली लिखना कि किस पे क्वेश्चन आया था और कौन सी केस स्टडी आई थी, तो थोड़ा सा टाइम थोड़ा डिले हो गया, उसके लिए सॉरी। बट जिसके पास टाइम है वो वीडियो को देख लेना, क्योंकि मैं वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्टली आया था और किस टाइप से आया था, और आपको क्या पढ़ के जाना है और क्या नहीं छोड़ना है। ठीक है, आप पीडीएफ अगर आपको लगता है कि नहीं देखनी वीडियो मत देखो, आप पीडीएफ को रीड आउट कर लो, वो भी इनफ है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 है पहले मैं उसको करवाऊंगी, उसके बाद हम चैप्टर 5, 7 और 8, 9, 10 सॉरी 9 10 तो है ही नहीं। ठीक है, चैप्टर 3, 5, 7, 8 और 9 इन चैप्टर्स को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स चैप्टर 1, 2, 4 एंड 6 वो रिमेनिंग चैप्टर्स दूसरी वीडियो में बता दूंगी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस वजह से मैंने इसको कवर किया है। ठीक है, हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल मत छोड़ना। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो रिस्क ऑफ मैनेजर, ठीक है, रिस्क ऑफ मैनेजर एंड ऑनरशिप ऑनर्स, इस पे आया था क्वेश्चन, और 100% आपके एग्जाम में भी आएगा ही आएगा, तो प्लीज़ मत छोड़ना। मैंने हाईलाइट कर रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप ना एक बार उनकी वीडियोस देखोगे, सीए नीरज जैन और सीए विद अंकुर, तो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट्स वगैरह। बट एक होता है कि भाई हाँ नोट्स नहीं है तो हम कहाँ से रीड करें, तो बस कुछ नहीं करना, जस्ट हेडिंग्स और कीवर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, और जहाँ पर मैं बता दूंगा कि एग्जैक्टली कौन सा पैराग्राफ पूरा रीड करना है उसको आप रीड कर लेना, बाकी अदरवाइज कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है बुक में से। ठीक है, ये सब कुछ आप मैंने देखो हाईलाइट कर दिया है। सम की रिस्क स्टेक होल्डर्स, इंटरनल एक्सटर्नल रेगुलेटरी, ये आप इजीली उनकी कवर हो जाएगा। मेरे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो उस पर आया था सप्लायर्स एंड पार्टनर्स। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया था। इन्होंने तो किस टाइप से क्वेश्चन दिया था, जैसे ये है ना रिस्क स्टेक होल्डर्स, इन्होंने एक इन तीनों मतलब ये जो जितने भी पॉइंट्स दे रखे इनमें से एक लाइन उठाई और डाल दिया, एमसीक्यू बना दिया, बताओ इनमें से कौन सा है, बस। तो मेरे एग्जाम में सप्लायर एंड पार्टनर्स जो पॉइंट है ये दिया था, कॉम्पिटिटर दिया था, कस्टमर दे रखा था, और उन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटी दे रखा था, तो ये था। और इसमें जो ऑप्शन था आंसर जो था सप्लायर एंड पार्टनर्स था, उन्होंने इसमें से ये पैराग्राफ उठा कर दे दिया था पूरा। सप्लायर एंड बिजनेस पार्टनर्स में अफेक्ट बाय द रिस्क एसोसिएट विद द प्रोजेक्ट्स, इस तरीके से इन्होंने दे दिया था पूरा। तो और बताया था कि बताओ इसमें से कौन सा है, मतलब ये सप्लायर एंड बिजनेस पार्टनर्स नई लाइन दी थी, बाकी लाइन दी थी, तो इन्होंने बता दिया तो इसमें से कौन सा है, इस तरीके से आया था। एक आया था कस्टमर्स के ऊपर, इन्होंने ये पूछा हुआ था ये जो इशू क्वालिटी इशू, सप्लाई चेन डिस्क्रिप्शन, अदर रिस्क, ये इससे किसको इम्पैक्ट पड़ता है ज़्यादातर, तो वो कस्टमर्स है, तो इस पर एक क्वेश्चन आया था। सेम ऐसी कॉम्पिटिटर पे एक क्वेश्चन आया था मेरा कि जो कॉम्पिटिटर है कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, तो ये वाले जो पॉइंट्स मतलब ये पूरी लाइन थी ना, इन्होंने इसको थोड़ा सा तोड़ मोड़ के एक पैराग्राफ सा बना दिया एंड एमसीक्यू पूछ लिया कि बताओ इसमें से कौन सा है। तो ये 3 क्वेश्चन आए थे, तो मैं बता रही हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन आए थे, तो प्लीज उसको कीवर्ड्स को मैंने हाईलाइट भी कर दिया, उसको रीड कर लेना। ठीक है, उसके अलावा बोर्ड्स ओवरसाइट, देखो सबसे ये क्वेश्चन आया था इसके ऊपर एक, ध्यान रखना गवर्नेंस जहां आ जाए वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ही है, और ध्यान रखना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरऑल सुपरविजन, इस पर एक क्वेश्चन आया था मेरा। ठीक है, तो प्लीज इसको कर लेना। रोल ऑफ सीईओ मैनेजमेंट, प्लीज रीड कर लेना, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको रीड करने में, बस ध्यान रखना सीईओ, मैनेजर, ऑनर, इन तीनों का ऑनर, ठीक है,
ऑनर हो गया, मैनेजर हो गया और सीईओ। हाँ, इन तीनों के क्या करने हैं आपको, जो ये दे रखे हैं ना इनकी क्या इनके वर्क है, क्या रोल्स है, इनको प्लीज रीड आउट कर लेना क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने आपको बताया ना, थर्ड चैप्टर में से मोस्टली क्वेश्चन थर्ड चैप्टर में से आ रखे थे, और रिस्क, ऑनर और मैनेजर तो इतने आए हैं, बहुत ज्यादा आया है। ठीक है, मैंने ये टिक कर दिया कि कौन कौन सा जो पॉइंट थे मेरे क्वेश्चन में आए थे। क्वेश्चन इस तरीके से आए थे इसमें से कि ये 3 पॉइंट दे रखे थे एंड एक अदर पॉइंट था कि इनमें से कौन सा रोल नहीं है सीईओ का। तो इस तरीके से था, मतलब मोस्टली क्वेश्चन ना है में नहीं निकल रहा था कि भाई हाँ कौन सा है कौन सा नहीं है, मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो प्लीज इसको कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। मैं स्टार्टिंग से जब से मैंने वीडियो नहीं ना आपको यही बोल रही हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लीज। और एग्जैक्टली ये लाइन आई थी, अ रिस्क मैनेजर डील विद एनालाइजिंग असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ रिस्क। ये लाइन आई थी मेरे एग्जाम में और मोस्टली 3 से 4 बार रिपीट हुई है सेम लाइन। ठीक है, देखो कंफ्यूज मत हो, डील विद एनालाइजिंग असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ रिस्क और रिस्क ऑनर में जो लाइन है वो है, अ रिस्क ऑनर कैन बी डिफाइंड एज अ इंडिविजुअल जनरली एट द सीनियर लीडरशिप लेवल हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड मिटिगेटिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का और एनालाइजिंग और मिटिगेशन की बात हो रही है, बट यहाँ पर एनालाइजिंग, असेसमेंट एंड कंट्रोल की बात हो रही है। तो प्लीज इन दोनों को कंफ्यूज मत होना, ये लाइन आई थी और प्लीज ये सारे ही रोल इसके इंपॉर्टेंट हैं प्लीज। ठीक है, और जो मैंने सिर्फ हाईलाइट किया ना, आप वो पॉइंट्स को भी ध्यान रख लोगे तो इनफ है। ठीक है, देखो रोल ऑफ रिस्क ऑनर, इसमें कैसे क्वेश्चन आया था, इन्होंने क्या करा था, ये 4-5 पॉइंट्स दे दिए थे, मतलब 3 पॉइंट दे दिए थे, इनमें से कौन सा रोल ऑनर रिस्क और ऑनर का नहीं है। तो आंसर था ये असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क, इस तरीके से ऑप्शन में आया हुआ था, मतलब कि 3 से 4 दे रखे थे और एक अदर पॉइंट दे रखा था, तो कौन सा नहीं है तो ये पूछना था। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आया था इसमें से, देखो फॉलो अप एंड रिव्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड एड्रेसिंग गैप। इन्होंने किस तरीके से पूछा हुआ था कि कौन रिस्क ऑनर, मतलब इस तरीके से था, फॉलो अप एंड रिव्यू ऑफ रिस्क असेसमेंट कौन करता है ये, तो रिस्क ऑफ ऑनर करता है या मैनेजर करता है या सीईओ करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, तो कौन करता है, ऑनर करता है। तो इसका ध्यान रखना। तो ये जो है ना, बस आपको हेडिंग याद करनी है, ज्यादा और कुछ डीपली जाने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद है रोल ऑफ ऑडिटर, सिंपल है, ज़्यादा है नहीं। एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, 2 क्वेश्चन आए थे इससे और सेम लाइन आई थी। देखो ये ध्यान रखना यहाँ पे, जो मैंने लाइन हाईलाइट करी है एक्सटर्नल ऑडिटर के अंदर, लास्ट वाली। ठीक है, ये बहुत तो लास्ट में जो मेन लाइन है ये आप ध्यान रखना, ये वाली। ठीक है, हम किसके इनपुट्स और फीडबैक पे जो बोर्ड है रिलाई करती है, एक ट्रस्ट है कि भाई हाँ ये इन्फॉर्मेशन दी है सही होगी इनकी, तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये यहाँ पर। और इंटरनल ऑडिटर के अंदर जो लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये थी, वेट, ये वाली, ये लाइन आई थी, यहाँ दे की जगह उन्होंने ब्लैंक कर दिया था मुझे। ठीक है, तो कौन था यहाँ पे, इंटरनल ऑडिटर। ये एग्जैक्ट लाइन ये मेरे एग्जाम में आई थी, पूरा एक पैराग्राफ उन्होंने बना दिया था। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके। ठीक है, तो ये था आंसर, था इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर, तो प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वाली लाइन का और इस वाली लाइन का दोनों का ध्यान रखना। बाकी तो एमसीक्यू एक बार रीड करने में कुछ नहीं जा रहा है इनके, बस इतना है इसमें। हम आ जाते हैं चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है 7 पे आ जाते हैं पहले। ठीक है, 7 चैप्टर पे आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लीज मत छोड़ना मत छोड़ना मत छोड़ना। छोड़ोगे तो खैर आप नहीं, बट जो मैं बता रही हूँ ना उसको प्लीज ध्यान से एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स। कंफ्यूजन कभी कभी क्रिएट हो जाती है, बाकी बहुत इजी है, आप जस्ट रीड भी करोगे तो भी एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये हाईलाइट कर रखे हैं इसमें भाई, ये इंपॉर्टेंट है, सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर ही है खैर, और क्वेश्चंस पे आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा, एक क्वेश्चन कह रही हूँ, 1 2 3 4, हाँ 4 नंबर का क्वेश्चन तो सिस्टमेटिक रिस्क से आया था। ठीक है, और 2 नंबर क्वेश्चन हमारा फाइनेंशियल रिस्क से आया था। और कैसे आया था मैं आपको वो बता दूंगी। एक क्वेश्चन देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है कि एक्सटर्नल टू द कंपनी वो माइक्रो इन नेचर होता है, और जो इंटरनल टू कंपनी होता है वो मैक्रो और ये माइक्रो इन नेचर होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पे आया था मेरा। और सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है प्लीज उसको अच्छे से कर लेना, कंफ्यूज मत होना। सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर क्या क्या चीजें आती है, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल की बात होती है, इस पर एक क्वेश्चन आया था, तो वो सिस्टमैटिक रिस्क होता है।
ठीक है। और देखो इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेज पावर रिस्क और मार्केट रिस्क, इनकी जो हाईलाइट है पॉइंट्स उनको ध्यान से देख लेना। क्यों? देखो इन जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है ना, इसमें ये है कि टाइम टू टाइम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सिक्योरिटी प्राइजेस पे ये इम्पैक्ट डालता है। कैसा रिलेशन होता है? वो इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस ऑफ सिक्योरिटी के साथ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना है इसका, ठीक है। पर इसमें इस तरीके से आ गया था कि एक पैराग्राफ से उन्होंने बनाया था एंड पूछा था कि ये इसका पार्ट है या नहीं है। तो हमें वो ध्यान रखना है कि कौन सी किसका पार्ट है। जैसे मार्केट रिस्क है, वो किसका पार्ट है? तो ये सिस्टमेटिक रिस्क का पार्ट है, तो वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये जरूर है ना, मार्केट रिस्क के अंदर जो ये लास्ट लाइन है, ये राइज इन प्राइस एंड फॉल इन प्राइस क्या होता है? बुलिश एंड बियरिश, ठीक है। अनसिस्टमेटिक रिस्क के अंदर बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल, दोनों का ध्यान रखना। रीड करने में कुछ नहीं जा रहा, जो कीवर्ड्स है ना, आप कीवर्ड्स भी ध्यान रखोगे इनफ है, ठीक है। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्या आया था? देखो ये वाला क्वेश्चन आया था, अनसिस्टमेटिक रिस्क कैन बी अवॉइड और डाइवर्सिफाई विद which is attached to any particular security। देखो रिस्क कैन बी रिड्यूस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ सिक्योरिटी। रिस्क कब रिड्यूस हो जाएगा? जब नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इंक्रीज होंगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। इस पर एक पूरी केस स्टडी, पूरा एक पैराग्राफ से उन्होंने बना दिया था और 2-3 ऑप्शन दे दिए थे, तो फिल करना था उसको। तो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, प्लीज इसको अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। और ये ध्यान रखना, जो मैंने हाईलाइट किया वो वर्ड्स अच्छे से ध्यान कि टोटल रिस्क इज रिड्यूस विद द इंक्रीज इन सिक्योरिटी इन द पोर्टफोलियो। उसके बाद ये इतना कुछ खास है नहीं, आप नोट से भी हो जाएगा, बट अगर आप एक बार रीड कर लेना, कुछ नहीं जा रहा है इसमें, मतलब इसमें से कोई क्वेश्चन आया नहीं था मेरा। हाँ, ये बेसिस ऑफ कंपटीशन से आया था, इस पे एक केस स्टडी आई थी, इसको आप एक बार रीड कर लेना। वो केस स्टडी मुझे याद नहीं आ रही है वो एग्जैक्टली केस स्टडी क्या थी, बट हाँ KCF और KPI के ऊपर एक केस स्टडी इन्होंने मिक्स करके दी थी, ठीक है। मैंने हाईलाइट भी कर रखा है KPI और CSF। तो एक केस स्टडी इन्होंने मुझे दिया था, और तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आया था। तो एक बार ये जो मैंने पैराग्राफ आपको हाईलाइट किया, उसको एक बार रीड कर लेना और अंडरस्टैंड कर लेना कि भाई क्या बोल रहा है वो, ठीक है। उसके बाद इतना कुछ नहीं है। हाँ, इस पे एक क्वेश्चन आया था, मैं इस पे देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, पर उन्होंने मेरे एग्जाम में नहीं दिया था। तो हमें सिर्फ इन्होंने थ्योरी में एग्जाम में दिया था। उन्होंने ये कहा था कि डिविडेंड पे आउट रेशो तो किसकी वजह से रिड्यूस होता है और किसकी वजह से इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से उन्होंने एक क्वेश्चन बताया था। तो इस तरीके से आप इसको जस्ट रीड कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हाँ क्या है क्या नहीं है। और इनमें से ही पॉइंट्स बना के दे दिए थे उन्होंने, तो हो जाता है इजीली। देखो ये जो 3 पॉइंट्स है ना, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से रीड कर लेना भाई वो क्या बोलना चाह रहा है। उसके बाद आप इसको हाईलाइट, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं पॉइंट, प्लीज रीड कर लेना। एक केस स्टडी आई थी इस क्वेश्चन के ऊपर, तो इसको अच्छे से रीड कर लेना। जो मैंने हाईलाइट पॉइंट्स है ना, उसको भी कर लेना। क्योंकि देखो यहाँ पे ना ये लाइन आ रही है, ग्रोथ कैन बी कम फ्रॉम 2 सोर्सेज, इंक्रीज वॉल्यूम एंड इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर इस पे एक केस स्टडी बनी थी, तो आप एक बार इसको रीड कर लेना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बना था, ये सिर्फ आपको ओनली रीड, OR का मतलब है ओनली रीड करना है आपको। इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन दिया था कि एक 2-3 लाइन दे दी थी एंड इनमें से पॉइंट तो कौन सा रिस्क है, कि न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते टाइम पे कौन सा रिस्क ज़्यादा आता है या कौन सा रिस्क नहीं आता है। तो इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। और हाउ टू रिड्यूस, बस ये लाइन इनफ है और इसको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही है ये, ठीक है। अब आ जाओ 8 चैप्टर पे, ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है भाई। इसको कर लेना, ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो यही है, आउटसोर्सिंग वाला जो टॉपिक है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आउटसोर्सिंग का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है इसमें। देखो ये इस पे क्वेश्चन बना था, एक उन्होंने क्वेश्चन दे रखा था, उसमें कुछ सन वगैरह पूछा था उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन में, तो 2003-4 इस तरीके से। तो प्लीज़ ये सन थोड़े आप ध्यान कर लेना, मुझे पता नहीं था क्या था उसका, तो मैंने कुछ भी टिक कर दिया था, ठीक है। देन ये हाईलाइटिंग पॉइंट है, मैंने हाईलाइट कर रखा है, जस्ट आप रीड कर लेना इनको। जहाँ पे जो क्वेश्चन आए थे मैं आपको बता दूंगी, आउटसोर्सिंग के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो उसको आप एक बार रीड कर लेना। देखो यहाँ पे था रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग, जो मेन क्वेश्चन मेरे यहाँ से आया था। ये सिर्फ मैंने हाईलाइट कर रहा है ऊपर से, ज़्यादा इतना नहीं है, जस्ट रीड भी करोगे इनफ है। जो हाईलाइट करें वो पॉइंट्स को, उन
लाइंस को ही रीड कर लेना इनफ है। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन जहाँ से आया मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ, क्योंकि देखो ये तुम्हें पता है कि कंपनी कब आउटसोर्स करेगी। भाई आपको कॉस्ट कम दिखेगी तब करोगे आप, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट कम होगी, मतलब आपको जहाँ पे बेनिफिट होगा तभी तो आप आउटसोर्सिंग करोगे। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा प्रॉफिट है तो वो करोगे, आउटसोर्सिंग थोड़ी करोगे। तो ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको ये रीड भी करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। इतना आप दिमाग लगा लोगे कि आपने यहाँ तक पहुँचे हो तो यार ठीक है ना, कॉमन सेंस तो आप लगा ही सकते हो। ठीक है, रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया था। कैसे क्वेश्चन आया था देखो, इन्होंने एक पॉइंट क्या है, अच्छा आगे बताते हैं उस पॉइंट को। ठीक है, इन्होंने कैसा क्वेश्चन दिया था इस पे, इन तीनों में से एक लाइन दे दी थी, अब पूछा था कौन सा रिस्क है। ठीक है, सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं था, और वो भी सिंपल लाइन दी थी, और सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा आउटसोर्सिंग का रिस्क है। तो मीन्स हेडिंग लॉस ऑफ कंट्रोल, कम्युनिकेशन चैलेंजेस, बस यही आईपी एंड आईपी प्रोटेक्शन, ये बस आपको इतना ही ध्यान देना है और कुछ नहीं सिर्फ। और टू अवॉइड, कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, इसकी भी हेडिंग आप प्लीज याद कर लेना। क्वेश्चन आता है 100% आता है। ठीक है, इन सप्लाई चेन की जो प्रोसेस है आपकी क्या है, तो आप उसको प्लीज़ रीड कर लेना। आपको सिर्फ और सिर्फ हेडिंग की बात कर रही हूँ, अदरवाइज आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप नॉर्मल बेसिक चीज़ें तो आपको पता है ना, सेल परचेज क्या प्रोसेस होती है, नॉर्मली हम नॉर्मल वे में भी पता है ना, वही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इस पर एक केस स्टडी आई थी भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल सप्लाई चेन फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, क्या आया था, इन्होंने एक केस स्टडी दी थी और 3-4 क्वेश्चन थे कि कौन सा रिलेशन है इसमें, जैसे कि सप्लायर कहाँ गया, हाँ सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसके ऊपर आया था कि जैसे कि हमारे पास सप्लायर और डेवलपमेंट हम रिलेशनशिप कर रहे हैं तो सप्लायर का, तो मतलब ये कीवर्ड आ गया था सप्लायर, तो समझ आ गया था कि सप्लायर रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो बस इतना, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। 3 क्वेश्चन आए थे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, पर आया इतना था, सिंपल है, रीड करते ही आपको समझ आ जाएगा कि क्या है, सिर्फ हेडिंग ओनली इनफ। आपको समझ आ रहा है ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर से रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, बस सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हम सप्लायर से रिलेशनशिप अच्छा कर रहे हैं, सिंपल इस तरीके से। पुश एंड पुल का मैंने उस दिन भी आपको बता, सिंपल क्वेश्चन आया था, एक्चुअल डिमांड क्या है और आपकी फोरकास्टिंग डिमांड कौन सी है, बस उस पर ध्यान देना है और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में आपको पता है कस्टमर की तरफ जा रहा है या सप्लायर की तरफ है, तो उस तरफ से आप देख लेना। ठीक है, फ्लो जो भी है। उसके बाद मेजर डिस्क्रिप्शन दैट हाईलाइट द वीकनेस इन सप्लाई चेन, भाई इस पे क्वेश्चन आया था, इन्होंने इस टाइप से कुछ क्वेश्चन दे रखा था, और ये जियो पॉलिटिकल है ना, इस पे क्वेश्चन आ रखा था, मतलब लाइक एमसीक्यू में ही दे रखा था उन्होंने, एंड पूछा था कि बताओ इसमें से कौन सा पॉइंट है, तो ये प्लीज़ आप इसको कर लेना, और ये इम्पोर्टेंट है। पर ये हाईलाइट कैसे नहीं करा मैंने, पर ये इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया था। उसके बाद है प्रोडक्ट सप्लाई क्वालिटी, ये तो सिंपल है, हेडिंग इनफ है इन सब की बस, क्योंकि फेलियर क्या क्या फेलियर हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे क्वेश्चन आया था, मैंने अभी ऊपर ही बताया आपको, सप्लाई चेन डिस्क्रिप्शन के ऊपर कि क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक आया था टेक्निकल फेलियर के ऊपर क्वेश्चन आया था, प्लीज़ कर लेना, मत छोड़ना, सिर्फ हेडिंग आपको रीड करनी है और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, बस बाकी एमसीक्यू तो आपके कवर हो ही जाएंगे वीडियो से। उसके बाद आ जाओ, हम चैप्टर 9 पर आ जाते हैं। मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाना नहीं चाह रही हूँ, मैं सोच रही हूँ फटाफट जितना जल्दी वीडियो खत्म हो उतना बेटर है। आप जस्ट रीड करो, पीडीएफ उठाओ और रीड करो, टाइम क्यों वेस्ट करना भाई। ये चैप्टर में मुझे समझ नहीं आता, मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा था कि कौन सा क्वेश्चन आया था, पर जो क्वेश्चन मुझे दिमाग में आया कि इस पर आया था मैंने वो हाईलाइट कर भी दिया है। बट ये देखो 9 पेजेस का चैप्टर है, उसमें से 2 पेजेस तो आपके एमसीक्यू भी निकल जाएंगे, तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, मुश्किल से 5-6 पेजेस हैं, तो रीड कर लेना। ठीक है, देखो ये आया था, मैंने 8 चैप्टर में भी आपको बताया अभी, सप्लाई चेन, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आया है कई बार। ठीक है, अब वही ना, देखो अब तुमने देखा होगा 8 चैप्टर में भी सेम चीज़ है, मतलब 9 में भी सेम चीज़ है, तो वही टॉपिक ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ इससे ये इसका चैप्टर का क्वेश्चन है या इस चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि सब कुछ मिक्स ही है, सेम है, इस वजह से। ठीक है, इस पर केस स्टडी बना के उन्होंने मुझे दिया था, एंड 3-4 क्वेश्चन पूछ रखे थे, इस तरीके से था। सोशल मीडिया एंड रेपुटेशन, भाई कर लेना, जो हाईलाइट करे ना आपको पता चल रहा है कि सोशल मीडिया से, भाई इन्होंने एक क्वेश्चन बनाया था इसके ऊपर,
इस तरीके से, एक सेकेंड, एक लाइन दे दी थी, इससे हमारी इमेज, इस मतलब कौन सी जो कंपनी की इमेज है इफेक्ट करेगी, किसकी वजह से, सोशल मीडिया की वजह से क्या हमारी इमेज इम्पैक्ट करेगी या नहीं करेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना रखा था, तो वो हाईलाइट करना था कि यहाँ पर चल रहा था कि सोशल मीडिया रेपुटेशन की बात कर रहा है यहाँ पर, कि हमारी जो रेपुटेशन है कंपनी की वो खराब होगी या नहीं होगी अगर इस तरीके से कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन था एक। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पॉइंट आया था यहाँ पर आया था पॉलिटिकल एंड जियो पॉलिटिकल, मैंने उस दिन भी आपको बताया था। जो हाईलाइट कर रखे हैं पॉइंट्स उसको आप अच्छे से देख लेना। ग्लोबल डेवलपमेंट भाई इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे आया था, जस्ट हेडिंग हेडिंग, बस हेडिंग हेडिंग आई थी और कुछ नहीं, कि कौन सा इज अ पार्ट ऑफ द क्या बोलते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट एंड नहीं, बस हेडिंग, इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिस्क, कि ग्लोबल डेवलपमेंट की वजह से भाई क्या आपके इश्यूज आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आया था, सिर्फ हेडिंग, ओनली हेडिंग। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है क्राइसिस मैनेजमेंट, इसको आप रीड कर लेना, इस पे क्वेश्चन आया था हमारा प्रॉपरली। सॉरी गाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इसको आप रीड कर लेना। देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आया था, सिंपल हेडिंग हेडिंग ही आई थी, ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ ना वो नहीं था कि डीपली आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आपको हेडिंग से ही समझ आ जाएगा कि भाई क्या है, तो जस्ट हेडिंग। ठीक है, डेटा प्राइवेसी एंड रिमोट वर्क साइबर सिक्योरिटी, इस पर क्वेश्चन आया था। बस मतलब केस स्टडी वगैरह नहीं, जस्ट एमसीक्यू आया था कि दे दे वो कौन सा इसमें से है, इस तरीके से क्वेश्चन आया था, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बस ज़्यादा इतना कुछ आया नहीं था इसमें से। आया भी होगा तो मुझे यार याद नहीं है, प्लीज़ आप एक बार रीड कर लेना। आप चैप्टर 5 पर आ जाते हैं हम। चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है। ठीक है, ट्रीटमेंट वगैरह भी ठीक ही है, टेक्निक कंट्रोलिंग बताते हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इसमें से। ठीक है, प्लीज़ देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क एपेटाइट वर्सेस रिस्क टॉलरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें तो क्या हुआ था, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कभी कभी। यहाँ पे देखो एक्सेप्टेड एंड टॉलरेट की बात हो रखी है, यहाँ पे बिलिंग की बात हो रखी है। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, मतलब क्या क्या डिफरेंस है इसके अंदर। यहाँ पे सिर्फ इतना सा फर्क है, स्टेक होल्डर आपको खुद पढ़ोगे तो समझ आ रहा है, बस अपने दिमाग में याद रखना कि कौन सा इस पर एमसीक्यू आ सकता है। मेरे एग्जाम में नहीं आया था, मेरे एग्जाम में तो सिर्फ ये आया था, ये विलिंग टू एक्सेप्ट एंड टॉलरेट, बस आपको पता चल रहा है। 2-3 क्वेश्चन इसी चीज़ पर आए थे, बस इसी लाइन पर, कौन सा है, सिंपल से पढ़ के पता चल रहा है भाई वो एपेटाइट है, तो बस सिंपल है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया था, फैक्टर्स पे। क्वेश्चन कैसे आया था, जस्ट हेडिंग आई थी और कुछ नहीं आया था। और इन्होंने तो देखो यहाँ पे जैसे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात हो रही है, वहां पे उन्होंने वीकनेस लिख दिया था। ठीक है, समझ आ रहा है आपको मैं क्या समझा रही हूँ। फैक्टर्स पूछे थे कि कौन सा फैक्टर नहीं है। अब भाई इंडस्ट्री है, मुझे याद था, स्टेज ऑफ कंपनी है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव है, तो बस यहाँ पे ये थोड़ा मुझे लग रहा था कि ये शायद नहीं है। क्योंकि पता क्या हुआ था, मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया था। ये 3 पॉइंट मुझे याद थे, 4th में पढ़ के ही नहीं गई थी, तो मैंने इस पर टिक कर दिया था। बट ये था, पर यहाँ पे स्ट्रेंथ है, पर वहाँ वीकनेस लिखा हुआ था। मेरी ये था कि उस वजह से वो करेक्ट हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन पे इस वाले पॉइंट पर क्वेश्चन आया था। ठीक है, बस हेडिंग आप याद कर लेना। रोल ऑफ एपेटाइट का भी आप ये हेडिंग आप रीड कर लेना। रिस्क कल्चर, आइडेंटिफिकेशन न्यू रिस्क, मॉनिटरिंग, सब में सेम चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। देखो बेनिफिट ऑफ, इस पे क्वेश्चन आया था, बस हेडिंग आई थी। हेडिंग भी कैसे आई थी कि बेटर रिस्क मैनेजमेंट, मतलब इसमें से कौन सा पॉइंट नहीं है, बस इस तरीके से आया था इसमें से, तो आप हेडिंग याद कर लेना। रिस्क कैपेसिटी, इस पर क्वेश्चन आया था। इसको इन्होंने कुछ ऐसा बताया था, कुछ सफिशिएंट बफर चाहिए होता है, समथिंग ऐसे कुछ होता है कि जो रिस्क एपेटाइट होता है और रिस्क कैपेसिटी होता है वो दोनों डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंस है आप इसको ध्यान से देखना। ठीक है, ये ना क्या बोलते हैं, कवर किया हुआ है।
सॉरी, ये इन्होंने जो है सीए विद अंकुर और सीए नीरज जैन, उन्होंने कवर किया हुआ है कि क्या डिफरेंस है। आपकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी से ज़्यादा आप टॉलरेट थोड़ी कर सकते, जितनी कैपेसिटी आप उतना कर सकते हो, उससे कम कर चल सकता है पर उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते जितनी कैपेसिटी है। तो इस वजह से तो रिस्क एपेटाइट कम हो सकता है पर ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो उस तरीके से कि जैसे एग्जाम्पल आपकी मान लो इच्छा 100 रुपये खर्च करने की है पर आपके पास है ही 50 रुपये, तो आप उससे ज़्यादा थोड़ी खर्च कर सकते हो। तो वो वाला था, उन्होंने अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, आप उसको एक बार वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट है इस पे क्वेश्चन आया था, कॉमन लैंग्वेज और मॉनिटरिंग एवोल्यूशन और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, कि एक थर्ड पॉइंट और दे रखा था उन्होंने एंड 3 पॉइंट ये दे रखे थे कौन सा नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। मैं कहता रही हूँ सिर्फ हेडिंग क्वेश्चन आए थे और कुछ नहीं आया था, हेडिंग आया था मोस्टली। ठीक है, उसके बाद ये रीड आप कर लेना। देखो ये टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, आप इनकी टेक्निक्स को एक बार याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। टॉलरेट, ट्रांसफर, में जो टॉपिक पे आया था वो ट्रीटमेंट पे आया था और एक टर्मिनेट पे आया था। इन्होंने ना एक क्वेश्चन दे रखा था, ये जो एग्जैक्टली ये लाइन दे रखी थी इन्होंने, ये एग्जैक्ट लाइन दे रखी थी ये वाली। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट रिलेशनशिप वाली, ये एग्जैक्ट लाइन दे रखी थी। इसका आंसर टर्मिनेट था, मैंने गलती से ट्रीट क्लिक कर दिया था। ठीक है, एग्जैक्ट लाइन थी बिल्कुल। उसके बाद कंट्रोल रिस्क, नॉर्मली आपको पता ही है रिस्क मैनेजमेंट एंड वर्सेस रिस्क कंट्रोल, ज़्यादा इतना नहीं है, जस्ट ये तो आपकी वीडियो से भी कवर हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल रिस्क की जो ये प्रोसेस दे रखी है, एक बार इसको स्टेप बाय स्टेप एक बार याद कर लेना। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन आया था हमारी कंटिजेंसी प्लानिंग पे, बस हेडिंग आप एक बार इसको रीड कर लेना, जस्ट हेडिंग और कुछ नहीं, हेडिंग कि इसमें से कौन सा इसका पॉइंट नहीं है, बस इस तरीके से आया था। मैंने ना पॉइंट पे हाईलाइट कर दिया, ये 2 पॉइंट्स पे मतलब मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था। बट एक बार आप क्या बोलते हैं रीड कर लेना, हेडिंग्स को रीड कर लेना। देखो आपको हेडिंग्स देख कर ही समझ आ रहा है कि उसके अंदर क्या लिखा होगा, जरूरी नहीं है कि आप पूरा रीड करो। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, तो आपको खुद ही पता चला, डेली अपडेट वगैरह करना, अपने इंप्रूवमेंट लाना अपनी चीज़ों में, अपनी जो प्लानिंग्स में है, अपने इन्वायरमेंट को देखो भाई वो चेंज हो जाए तो अपने आप को भी चेंज करो, तो वो आपको एक पॉइंट आपको मिल जाएगा भाई। हाँ, तो आपको बस थोड़ा सा कॉमन सेंस की ज़रूरत है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है ये एग्ज़ाम। ठीक है, बस इतना इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो चैप्टर्स बचे हुए हैं मैं वो कवर करा दूंगी। आई होप आपको थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी वीडियो। और प्लीज़ जब आपका एग्जाम हो जाए तो प्लीज़ मुझे ना टेलीग्राम पर जरूर बताना कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को भी प्लीज़ बाकी बच्चों के लिए कवर कर दूंगी, जो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।